नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार। तो आज खबरदार में सबसे पहले उस राजनीतिक संक्रमण की हम बात करेंगे जो कोरोना के संकट काल में हुआ है। जरूरी चीजों की कमी के बीच विपक्ष ने केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं और विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से रेमडेसिविर इंजेक्शन पर राजनीति चल रही है। इस रेमडेसिविर पॉलिटिक्स के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक रेमडेसिविर सप्लायर पर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार आपस में ही भिड़ गए और इस गंभीर संकट में भी दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिल्ली का हाल भी बताएंगे, जहां बेड्स और ऑक्सीजन की मारामारी है, बेहद कमी है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना है कि 100 आईसीयू बेड्स ही दिल्ली में बचे हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से 30% के करीब पहुंच चुका है, उसमें आने वाले दिनों में स्थिति और भी दिल्ली में बिगड़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोरोना टेस्ट का सिस्टम फेल हो रहा है, हम आपको बताएंगे। लखनऊ में पिछले 10 दिनों में क्यों प्राइवेट लैब्स ने कोरोना टेस्ट नहीं करने का फैसला किया, अपने हाथ खड़े कर दिए। इलाज की बात तो छोड़ दीजिए, टेस्ट कराने में भी कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, ये बेहद डराता है। हम आपको जरूर दिखाएंगे। कोरोना से स्थिति हमारे देश में बहुत चिंताजनक हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। बेड्स, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों की जबरदस्त कमी है। अचानक से इतना दबाव बढ़ गया है कि हमारा पूरा का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो गया है। सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए, कोरोना से युद्ध में जरूरी चीजों की कमी न पड़े, लेकिन हमें इस महायुद्ध से लड़ना मुश्किल पड़ रहा है और इसे महायुद्ध समझ कर ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर कोरोना की रफ्तार का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये बेहद भयानक, डरावना और खतरनाक है। पिछले 12 दिनों में पॉजिटिविटी रेट हमारा दुगना होकर 17% के करीब पहुंच चुका है। मतलब हर 100 में से 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में मिल रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो पॉजिटिविटी रेट 30% के करीब है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में नए केस 25,000 को पार कर चुके हैं, जो ऑल टाइम हाई है। 161 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहद खतरनाक आंकड़े हैं दिल्ली के। 24 घंटों में इन लोगों की मौत हुई है 161 मौत। उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा है। नए मामलों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 30,000 को पार पहुंच चुका है। 129 लोगों की मौत हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद बेहद खतरनाक है। लेकिन इसके बीच ही इस संकट में राजनीति को ऑक्सीजन मिल रही है। एक के बाद एक विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। बेड्स, ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करने को कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी आज वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि ये तो साफ है कि कोरोना से लड़ाई में जरूरी चीजों की बेहद कमी है। लेकिन इस कमी पर केंद्र को घेरने वाली राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कोरोना के बढ़ते मामले, बहुत ज्यादा मौतें जो डराती हैं। मनमोहन सिंह की चिट्ठी, ममता बनर्जी की चिट्ठी, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी, सोनिया गांधी की चिट्ठी, राहुल गांधी की चिट्ठी, उद्धव ठाकरे की चिट्ठी। ये पिछले 10 दिन में 6 नेता हैं जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। कोई सुझाव दे रहा है, कोई कमियां बता रहा है, कोई किल्लत बता रहा है। हालात हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि दिल्ली के हालात सीरियस हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी है, तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई हो। केंद्र सरकार के 10,000 में 7,000 बेड्स तुरंत कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए जाएं। दोपहर बाद एक और मुख्यमंत्री की चिट्ठी आ गई और ये नाम है ममता बनर्जी का। पीएम मोदी को चिट्ठी में ममता ने 3 बातों पर शिकायत की और आरोप लगाए। पहली बात यह कि केंद्र से बंगाल को ठीक से वैक्सीन नहीं मिल रही। वैक्सीन की सप्लाई कम है, सप्लाई अनिश्चित है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर असर पड़ रहा है।
दूसरी बात यह कि बंगाल में रेमडेसिविर और दूसरी जरूरी दवाओं की बहुत बड़ी किल्लत है। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात यह कि बंगाल में ऑक्सीजन की सप्लाई को देखना चाहिए। सेल से बंगाल को ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित होती रहे, इसके लिए पीएम निर्देश दें। इसी तरह से चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पीएम को लिख चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बात की गई, जिसके लिए इस वक्त पूरे देश में हाहाकार है। उद्धव ठाकरे ने पीएम को लिखा था कि अप्रैल के अंत तक महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 2 गुने हो जाएंगे। ऑक्सीजन की जरूरत भी 1200 टन प्रतिदिन से 2000 टन प्रतिदिन हो जाएगी। इस हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करना जरूरी है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में रुकावटों को दूर करना जरूरी है। ऑक्सीजन सप्लाई को एयरलिफ्ट करने की इजाजत देनी चाहिए। रेमडेसिविर की कमी पर ठाकरे ने पीएम को लिखा कि एक्सपोर्ट कंपनियों को उत्पादन और बिक्री की मंजूरी देने के लिए जरूरी लाइसेंस दिया जाए। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है और इसी बात पर खूब राजनीति हो रही है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत, लेकिन एक बात साफ है कि कोरोना से लड़ाई में जरूरी चीजों की किल्लत हो या वैक्सीनेशन हो, एक के बाद एक आ रही चिट्ठियों ने केंद्र सरकार पर दबाव जरूर बना दिया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कोरोना से लड़ाई में खासकर वैक्सीनेशन को लेकर 5 सुझाव दिए। उन्होंने लिखा कि सरकार ये बताए कि वैक्सीन उत्पादकों को कितने ऑर्डर दिए गए, जिन्होंने अगले 6 महीने में वैक्सीन डिलीवरी का वादा किया है। दूसरा सुझाव ये कि सरकार बताए कि वैक्सीन की जो भी सप्लाई आ रही है उसे कौन से पारदर्शी तरीके से अलग अलग राज्यों को बांटा जाएगा। तीसरा सुझाव ये कि अगर राज्य 45 साल की उम्र से कम लोगों को टीका लगवाना चाहते हैं तो राज्य को इस बात की छूट देनी चाहिए। चौथा सुझाव ये है कि केंद्र सरकार वैक्सीन उत्पादकों को तुरंत पैसे दे, रियायतें दें, जिससे वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ाने में उनकी मदद हो सके। पांचवा सुझाव ये कि जब वैक्सीन की घरेलू सप्लाई सीमित है तो यूरोप और अमेरिका में इस्तेमाल के लिए क्लियर हुई वैक्सीन को बिना शर्त आयात किया जाना चाहिए। एक हफ्ते पहले सोनिया गांधी भी ऐसी ही चिट्ठी लिख चुकी है, जिसमें वैक्सीन की कमी पर सवाल उठाए थे और राज्यों में संक्रमण के हिसाब से वैक्सीनेशन तेज करने की बात कही थी। राहुल गांधी भी इन्हीं बातों पर पीएम को चिट्ठी लिखकर मांग कर चुके हैं और इन बातों से ही सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान किया कि वो अब पश्चिम बंगाल में रैलियां नहीं करेंगे। दूसरे नेता भी रैलियां रद्द करने की सोचे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी रैली ना भी करें तो फर्क नहीं, क्योंकि कांग्रेस बंगाल की चुनावी लड़ाई के सीन में ही नहीं। वैसे भी राहुल गांधी 5 चरण के चुनाव में सिर्फ एक बार बंगाल आए। देखिए, राहुल जी के बारे में क्या बोलूं, मेरा तो एक ही सवाल है, ना उनका पार्टी ना उनका इकाई इस दौड़ में है, और वो तो खैर शायद इस देश में है भी क्या। आज भाजपा चुनाव प्रचार में व्यस्त है। भाजपा का ध्यान वोट सुरक्षा पे है, स्वास्थ्य रक्षा पे नहीं। भाजपा का ध्यान इलेक्शन कैंपेन पे है, जनता की पेन कम करने पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार से गुजारिश है कि वो राज्यों के साथ दंगल और रस्सा खींची का खेल ना खेलें। दंगल की बजाय मिलजुल कर कोरोना महामारी का सामना करें और देश को उत्तर दें कि 1 साल तक ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन, अस्पताल के बेड, वैक्सीन की शॉर्टेज को नहीं समझ पाए, क्यों तैयारी नहीं की। रैलियों को लेकर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा संकट है तो ये बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो क्यों हो रहे हैं, लेकिन बंगाल की चुनावी लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी दोनों इसकी अनदेखी कर रहे हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का है, क्योंकि अगर अस्पतालों में बेड मिल भी जाएं तो गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ऑक्सीजन सप्लाई का संकट है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हर जगह कमी है, कालाबाजारी तक हो रही है, कई लोग पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि रेमडेसिविर को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर पहले ही महाराष्ट्र सरकार केंद्र और बीजेपी पर निशाना साध रखी थी, लेकिन रेमडेसिविर के एक सप्लायर को
लेकर पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी का टकराव एक बार फिर से और बढ़ गया है। महाराष्ट्र में एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कैसी मारामारी है और कैसे एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी राजनीतिक लड़ाई की वजह बन रहा है, यह महाराष्ट्र में सरकार और बीजेपी के टकराव से साफ दिख रहा है। हालात ऐसे समझिए कि रेमडेसिविर के एक सप्लायर को मुंबई पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के दूसरे नेता तुरंत डीसीपी ऑफिस पहुंच गए। बीजेपी का आरोप है कि रेमडेसिविर के ऐसे सप्लायर को महाराष्ट्र सरकार परेशान कर रही है। ब्रुक फार्मा नाम की कंपनी से बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की सप्लाई की बात की थी और इस सप्लाई के लिए जरूरी कागज और परमिशन भी ली थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सप्लायर को पकड़ लिया। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़े दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी है, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब है, उनके पीए ने ओएसडी, उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जिस तरह रेमडेसिविर की किल्लत है, उसमें किसी भी सप्लायर से पूछताछ करना बड़ी बात नहीं, वो भी तब जबकि उसके स्टॉक में 60,000 वॉयल्स हैं। इसीलिए पुलिस ने पूछताछ की। भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढोकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? देखिए, रेमडेसिविर का जो खेल है महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी शामिल है, ये कल की घटना से स्पष्ट हो गया है। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी, ऐसी 30 लाख वायल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। एक दूसरे पर आरोपों की ये पूरी लड़ाई उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है जिसका उत्पादन निर्यात करने के लिए किया गया था, लेकिन किल्लत को देखते हुए निर्यात बंद हो गया, तो इनका इस्तेमाल घरेलू मांग पूरी करने में होना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर कल ही महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इसका एक्सपोर्ट बैन करने के बाद 16 एक्सपोर्ट कंपनियों के पास रेमडेसिविर के 20 लाख वॉयल्स पड़े हैं। ये एक्सपोर्ट कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचना चाहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार मना कर रही है और रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाली 7 कंपनियों के जरिए ही खरीदने को कह रही है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि केंद्र ने कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन महाराष्ट्र को न बेचने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। रेमडेसिविर के जो एक्सपोर्टर हैं 16 कंपनियां, उनके पास 20 लाख वायल हैं, ऐसी जानकारी। कल तो विरोधी पक्ष नेता के साथ 2 दिन पहले जो हमारे प्रवीण दरेकर जी हैं, हमारे एफडीए के मिनिस्टर से मिलने के लिए ब्रुक फार्मा नाम की कंपनी के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि ये 50,000 वायल देने के लिए तैयार है, इनको आप परमिशन दे दो। हमने ऑर्डर निकाल दिया। आज सुबह वो कह रहे हैं कि हम 5,000 नहीं दे सकते। तो जो हम कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है।
लोग जीते हैं या मरते हैं इनको केवल कोरी राजनीति करनी है, इनको नरेटिव सेट करना है, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर इस राजनीतिक लड़ाई के बीच केंद्र सरकार से भी जवाब आया कि संकट के समय ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन भी दुगुना किया जा रहा है और उसकी कीमत भी घटाई जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया और कल ही सभी कंपनी ने अपना रिटेल प्राइस जो 5,000 और 5,000 से ज्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा होगा। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन, इन दो चीजों पर पूरे देश में हाहाकार मचा है। हर जगह मारामारी है। अगर ऐसे संकट के बीच भी राजनीति होती रहेगी और सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वही होगा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन पर हो रहा है कि इसकी कालाबाजारी की कई जगहों पर खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो 10-10, 20-20 गुना ज्यादा कीमत पर इंजेक्शन बेच रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सिर्फ 5 दिन में हर दिन नए मरीजों की संख्या अब 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 25,462 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 161 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। अस्पतालों में बेड्स की भयंकर कमी है, ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में अब सिर्फ आईसीयू के 100 बेड ही बचे हैं। मतलब ये कि राजधानी दिल्ली में स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यही मर रहे हैं सब, कुछ नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। ये जो मौतें हो रही हैं, मैं दावा करता हूँ सबसे ज्यादा मौतें समय पे ट्रीटमेंट न देने के कारण और ऑक्सीजन न मिलने के कारण हो रही है। सरकार को गुजारिश है, कोई हल करेगी, आसानी करेगा। अगर राजधानी दिल्ली के बीचों बीच एलएनजेपी अस्पताल की हालत ये है तो सिस्टम पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत ये है तो फिर भगवान ही मालिक है। मरीज के परिवार वालों के दावे सुनिए। एलएनजेपी अस्पताल में ना तो बेड है ना ही मेडिकल सुविधा। बेड एक है तो मरीज 2-2। हालात ऐसे कि बदहाली शब्द छोटा पड़ जाए। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे झूठा दिखाया जा रहा था। लाइव की 175 बेड खाली हैं, जबकि एक बेड पे 4 पेशेंट थे और ऐसे भी पेशेंट थे जो एक बेड पे 3 डेड बॉडी और एक जिंदा, उसके वो ऑक्सीजन भी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर पैर रख के कूद के जा रहे थे। इतनी डेड बॉडी, वहाँ पर 20 से 25 डेड बॉडी इमरजेंसी गेट पे पड़ी हुई थी। तो डॉक्टर को दिखा, देखो जी यहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह पे मेरी वाइफ बैठी है, कर दो हमारे लड़के भी थे, वीरेंद्र है, हमारे कर्मचंद सब साथ ही साथ थे। मतलब तो उसके बाद मेरे की तरह लगाए हैं यहाँ, फिर 27 नंबर वार्ड में ले गए हैं। करते करते लगभग 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक, तब उसमें लिए उन्होंने ले जाकर। उसके बाद अंदर हम जा नहीं सकते, कोई बात ही नहीं अंदर कर सकते हैं कि हम अंदर जाएं देख लें, या कुछ मतलब ही नहीं जाने का कोई देते हैं। शनिवार रात एलएनजेपी में एम्बुलेंस की संख्या पांव पसारते कोरोना का सबूत है। कोविड बेकाबू हो चला है। अस्पताल पहुंचने के बाद भी 4 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में पड़े रहने को मजबूर है। 5 घंटे हो गए जी। अभी देखेंगे अंदर है। क्या कह रहे हैं? अभी देखेंगे नहीं, 4 अब तक एक्सपायर हो चुके हैं। 2 हॉस्पिटल तो दिल्ली के मैं घूम चुका हूँ। भाभी प्रेग्नेंट है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं। 17 हॉस्पिटल होके आ चुका हूँ, कोई एडमिट नहीं कर रहा पेशेंट को, कोई भी।
सिंगल हॉस्पिटल BL कपूर में होया, जीवन माला होया, NKS हॉस्पिटल होया, सिंगल हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के एक और अस्पताल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। ICU बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं, सामान्य बेड की भी भारी कमी है। हम पहुंचे हैं इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल रोहिणी में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले बोर्ड है वहां पर ICU बेड जो कि कोविड से संबंधित है वह कोई खाली नहीं है, पूरी तरह से भर चुका है। जो कुल कोविड बेड हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। 196 थे जिसमें से 194 आप देख सकते हैं भर चुके हैं। कोविड स्पेशल अस्पतालों के बेड फुल हो गए। हालात ये है कि दिल्ली सरकार की सांसें फूलने लगी। मुख्यमंत्री लाचारी से फरमा रहे हैं कि अब हमारे पास पूरी दिल्ली में ICU के 100 बेड से भी कम बचे हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के ICU बेड्स मिला के 100 से भी कम ICU बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। मुख्यमंत्री की ये लाचारी दिल्ली के आम लोगों में कोरोना के डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,000 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच गया। एक दिन पहले शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 25% था। 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार को देखें तो 13 अप्रैल को 11,491 नए मरीज मिले और 18 अप्रैल को केस 25,000 पर पहुंच गया। यानी अगर मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो अस्पतालों पर भारी दबाव बढ़ जाएगा, हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सिचुएशन बड़ी भयंकर है जो इस टाइम है। सप्लाई एंड डिमांड की बात है। हमारे पास काफ़ी जितने बेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने किए हैं, इधर से रिसीव कर रही है, एक्सपेंड कर रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं, पर यदि इसी तरीके से बढ़ता गया वो आज 24,000 केस आज 30,000 हो जाते हैं तो एक हफ्ते के अंदर सारी बेड सिचुएशन जो है पूरी यूज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पैनिक हूटर बजा दिया है। इस चिट्ठी में केजरीवाल लिखते हैं, दिल्ली में केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले अस्पतालों में 10,000 बिस्तर हैं। इनमें से सिर्फ 1,800 ही कोरोना के लिए रिजर्व है। ऐसे में इनको बढ़ाकर 7,000 तुरंत पहुंचाया जाए। अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कोरोना इलाज में कारगर दवा मानी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में भारी कटौती की है, लेकिन इससे मरीजों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। वजह यह है कि इंजेक्शन मिल ही नहीं रहे, काला बाजारी जोरों पर है। सर ये इंजेक्शन लिखा उन्होंने रेमडेसिविर, कम से कम 50 दुकानें ढूंढ चुका हूँ, अभी तक कहीं इसका इलाज नहीं। जहाँ जाओ वहीं नहीं मिलता। इससे तो पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी उससे ज़्यादा। तो हम क्या करें, कहाँ किसके पास जाए? इतने बड़े आदमी तो है नहीं जो कि मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सके, तो धक्के खा के क्या करें? मरीजों की हालत का अंदाजा लगाइए। संक्रमित होते ही आफत टूट गई। अस्पताल पहुंचे तो बेड नहीं, किसी तरह भर्ती हो भी गए तो बदहाली से सामना। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो काला बाजारी से सामना। अब तो ऑक्सीजन पर भी आफत है। कोरोना के गंभीर मरीजों का जीवन दरअसल ऑक्सीजन पर टिका है, लेकिन अफसोस है कि अस्पतालों में HDU यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट अवेलेबल ही नहीं है। सरकार और अस्पतालों के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव है। ऐसे में ये सवाल तो उठेंगे ही कि पिछले 1 साल के दौरान अस्पतालों की हालत और क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई गई? अगर बढ़ाई गई होती तो क्या कोरोना के बड़े खतरे का अंदाजा नहीं था? आखिर अमेरिका और दूसरे देशों की हालत देखकर सिस्टम ने खुद को तैयार क्यों नहीं किया? दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना संक्रमण चक्र कैसे टूटे। कई सरकारों ने वीकेंड लॉकडाउन लगाकर कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हमें यह समझना जरूर होगा कि लॉकडाउन लगाकर हम बड़ी लड़ाई मतलब कोरोना को हरा बिल्कुल नहीं सकते। कोरोना को मात देना है तो सावधानी और एहतियात को हमें अपने जीवन का अंग बनाना ही होगा। आपको और हमें संभलना होगा। कोरोना की दूसरी लहर हो या कोरोना की पहली लहर थी, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने मास्क पहनने की आपको और हमें हमेशा सलाह दी, लेकिन हमने क्या किया? हमने लापरवाही की और लापरवाही का परिणाम हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, जो कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मास्क में रहते हैं तो कोरोना का खतरा
90% तक घट जाता है। अगर एक कमरे में 2 या 2 से ज्यादा लोग मास्क पहने हुए हैं तो 96% तक संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। मास्क ऐसे पहनिए कि मुंह और नाक पूरी तरह से आपके ढके रहे और कोशिश ये कीजिए कि आपके मास्क और मुंह के बीच कोई भी गैप न रहे, यानी कि हवा अंदर आ जा ना पाए। देश के 5 राज्यों में कोरोना का संक्रमण लगातार हमारे सिस्टम को घेर रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऑक्सीजन की भीषण कमी है। एक सिलेंडर के लिए मरीज घंटों कई दिनों तक परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक दिन में 30,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में आए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। गुजरात में सरकार मान रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या अस्पतालों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में आप राज्यों का हाल समझिए। वाराणसी में अनीता गौड़ के पिता को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली। बेटी आखिरी पल की बेबसी पर विलाप कर रही है। रतलाम में ऑक्सीजन की कमी से बुजुर्ग की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं मिलने से शहडोल में 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। लगभग हर शहर में यही मंजर है। शायद ही कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा कि देश में सांसों का ऐसा अकाल पड़ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से जूझते नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती की है कि उन्हें तुरंत अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। पटना के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। अब संख्या ज्यादा हो गया है और ऑक्सीजन की डिमांड सभी जगह हो गई है। सारे छोटे हॉस्पिटल में भी कोविड के पेशेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संख्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन की डिमांड स्वाभाविक है कि 4 गुना 10 गुना हो गया है और उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। तो जी कितना डिमांड बढ़ गया है ऑक्सीजन? सीधे दुगुना मोटा मोटी बढ़ गया, मान के चलिए दुगुना। हाँ, सिर्फ इस प्लांट का और पीजीएल का, उसका भी सबका बढ़ा हुआ है। सबको जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है पटना में, और इसको देखते हुए जितने भी पटना के प्लांट हैं, पटना में वैसे 3 प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उन सबको जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के अनुसार वितरण भी हो रहा है जिस हॉस्पिटल को जितनी जरूरत है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई तो दिल्ली पुलिस की निगरानी में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए गए। करीब 35 मरीजों की जान बच सकी। नांगलोई नजफगढ़ रोड पर बने मनसाराम अस्पताल में 35 कोरोना मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थे। ऐसे में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई वो खत्म हो गई। अस्पताल में हड़कंप मच गया। ऐसे में डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बाकायदा गाड़ियों में ऑक्सीजन भरकर अस्पताल पहुंचाया और इस तरह से मरीजों की जान बचाई जा सकी। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, डॉक्टरों और नर्सों की कमी है। वहीं दूसरी तरफ रविवार को देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,61,000 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई। 17 अप्रैल को महाराष्ट्र में 67,123 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 419 लोगों ने कोविड से दम तोड़ दिया। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब कोरोना के मरीज सामने आए। 97 लोगों की मौत हुई है। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना केस 30,596 तक पहुंच गया। वहीं 129 मरीजों की मौत भी हुई। अकेले लखनऊ में ही हर रोज 6,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना को हराने का एक और तरीका है सही समय पर टेस्ट करवाए जाएं ताकि मरीजों की पहचान हो सके और ट्रेसिंग भी हो सके। लेकिन कोरोना वायरस छुपा हुआ एक बहरूपिया है। इसके नए नए स्ट्रेन लोगों को धराशाही कर रहे हैं और वो भी चुपचाप।
वायरस शरीर में है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। यहां खबर की पूरी पिक्चर क्या है ये भी आप समझिए और देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं, ये जानने के लिए पहले एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है जिसमें यह अंदाजा मिलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना के संपर्क में आया है या नहीं। लेकिन इसके परिणाम पर निश्चिंत आप नहीं हो सकते, इसीलिए इस पर विश्वास कम था। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट को फाइनल परिणाम माना जा रहा था। यह अब भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है आरटीपीसीआर। हालांकि अब आरटीपीसीआर टेस्ट भी अंतिम कसौटी नहीं है। आरटीपीसीआर के परिणाम 20% तक गलत सिद्ध हो रहे हैं। मतलब हर 5 में से 1 व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। कई राज्यों में ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण तो हैं, लेकिन टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है। ये कोरोना की दूसरी लहर का कहर है। अब सवाल ये उठता है कि टेस्ट में कोरोना पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? तो इसका जवाब और इसके जवाब के कई सारे कारण हैं। जैसे पहला, वायरस नाक या गले में मौजूद ना हो तो परिणाम सही बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, अगर वायरस लोड यानी कि वायरस की संख्या ज्यादा नहीं है तो भी परिणाम सही नहीं आएगा। तीसरा, गले या नाक की जगह कोरोना का इन्फेक्शन अगर सीधे फेफड़ों में हो तो भी सही परिणाम मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और इन सारे कारणों की जड़ है वायरस का म्यूटेशन यानी कि इसका रूप बदलना। तो इस नई मुसीबत को एक उदाहरण से आप समझिए। मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है, मरीज को बुखार आ रहा है, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अगर आपने टेस्ट करवाया कोरोना को तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में डॉक्टर्स ने मरीज का सीटी स्कैन किया तो फेफड़ों में वायरस यानी कि कोरोना की मौजूदगी के लक्षण या निशान दिखाई दिए डॉक्टर्स को। ऐसा मरीज अगर जागरूक ना हो, गहरी जांच न करवाए तो वो कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर बन जाता है। आप सोचिए, दिल्ली में कोरोना की स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, मगर उसके पास के राज्यों में भी स्थिति बेकाबू हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक दिन में 30,000 से ज्यादा केस आने से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। और यह आंकड़ा तब आया जब यूपी में कोरोना के टेस्ट 8-8 दिन नहीं हो पा रहे हैं। यूपी के कई शहरों में प्रलय जैसी स्थिति है। महिला के हंगामे की ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। हंगामा कर रही महिला के पिता बीएचयू में भर्ती थे। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उसके पिता की जान चली गई, जिसके बाद इस महिला ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। भले इस महिला के पिता कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी। कोरोना काल में यूपी के कई अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते कोहराम मचा हुआ है। वाराणसी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए आज खुद पीएम मोदी ने नेताओं अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। लेकिन इस बैठक के बाद कोई भी नेता या अधिकारी कोरोना से बदहाली पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। सर के समस्या के बारे में अवगत कराएं, फिर आगे चेक करें। जो कमियां हैं उस पर बात हुई क्या? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। सर क्या कहें, अधिकारियों को क्या निर्देश दिया जिस तरह से कोविड हमारा कोई निर्देश नहीं, अधिकारी बताएंगे। कोरोना के इस संकट काल में यूपी में समस्या सिर्फ मरीजों के इलाज की नहीं, लक्षण वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में पिछले 10 दिनों से प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग रुकी हुई है। सरकार दलील दे रही है कि प्राइवेट लैब्स ने पुरानी रिपोर्ट को ही यूपी सरकार की कोविड-19 साइट पर अपलोड नहीं किया है, इसलिए लैब्स को नोटिस देकर जांच के लिए रोका गया है। उधर सरकार ये भी दावा कर रही है कि लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है, जिससे मरीजों का इलाज आसान होगा। ये बढ़ा उस तेजी से हमारे जो बेड्स की व्यवस्था जो पिछले साल के केसेस के मुताबिक था, जो पर्याप्त माना जाता था, वो इस साल पर्याप्त नहीं हुआ।
इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी तेज़ी से इसको बढ़ावा देने के लिए पीजीआई केजीएमयू का भी पूरा लगभग पूरा उसको टेक ओवर करने के लिए बात हो गई, उसको परिवर्तन करके कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए आरएमएल और बलरामपुर हॉस्पिटल जो पूरी तरह से 350 का होने जा रहा है वो काम चल रहा है उस पर, और इस तरह करके सभी निजी और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को टेक ओवर करके उनमें व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन से ही निर्देश दिया है, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में भी कोरोना की भयानक मार है। गुजरात में अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें हैं, मरीजों के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है, मगर ये कोशिश रंग लाती दिखाई नहीं दे रही। यही स्थिति राजस्थान की भी है। राजकोट सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की ये कतारें दिल दहला देने वाली हैं। इन एम्बुलेंस में मरीज हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अस्पताल में जगह मिले और वो भर्ती हो जाए। गुजरात में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना की मार ने हाहाकार मचा दिया है। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जामनगर का दौरा किया। रूपाणी ने कहा कि कुंभ से लौटने वालों का बाकायदा टेस्ट होने के बाद ही उन्हें गुजरात में प्रवेश मिलेगा। हमने आदेश जारी किया है कि कुंभ में से जो गुजरात के लोग गए वापस आएंगे उन सभी को पूरा टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, और उसमें से जो लोग नेगेटिव निकलेंगे उसको जाने देंगे, जो पॉजिटिव निकलेंगे उसको अलग करते हुए उनके ट्रीटमेंट करेंगे। इधर सीएम गुजरात को कोरोना की मार से बचाने के प्रयत्न में जुटे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ऐसे संकट काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, अभी सारा जोर जान बचाने में लगाना चाहिए। ये क्रिटिकल स्थिति है और पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये आक्षेप प्रत्याक्षेप का एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है। ऐसी राजनीति कोई भी ना करे, ऐसी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि इन्हीं 24 घंटे में 97 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी हालात बेकाबू हैं। अशोक गहलोत ने यूं तो 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है, मगर इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि हालात बिगड़े हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के विस्फोट को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिनों का लॉकडाउन किया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें हो सकता है कि फैसला लिया जाए कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है निश्चित रूप से सरकार सख्ते में है। 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। पूरे राज्य में अब तक 60,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 37 मौतें हुई हैं कल एक दिन में। शहर शहर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है खुद के जागरूक होने की, क्योंकि अपनी जान की सुरक्षा खुद कीजिए। कोरोना से बचना है तो नियमों को मानिए। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।